सुंदर महल का दृश्य। राजकुमारी रत्नावती एक बड़े और भव्य दर्पण के सामने खड़ी है। चारों ओर सोने के झूमर, रत्नों से जड़ी दीवारें और उसके पीछे उसकी सहेलियां खड़ी हैं। राजकुमारी अपने लंबे बालों और सुंदर चेहरे की प्रशंसा कर रही है। इस पूरे राज्य में कोई भी मेरी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकता। देखो कैसे मेरे बाल चमकते हैं, मेरी त्वचा कितनी कोमल है। ये सौंदर्य मेरे लिए एक वरदान है। आप राजकुमारी, आपकी सुंदरता अद्वितीय है। इस राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में कोई आपके जैसा नहीं। आपको देखकर तो देवता भी आपकी आराधना करते होंगे। और वे करें भी क्यों ना। इस सुंदरता को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। जो भी मेरी बराबरी करने की कोशिश करेगा वह असफल रहेगा। राजकुमारी के चेहरे पर गर्व का भाव होता है और वह शीशे में खुद को देखकर प्रसन्न होती है। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों और सेवकों के साथ जंगल में शिकार पर निकली है। हरे भरे जंगल के बीच एक साफ झील बहती है। राजकुमारी और उसकी सहेलियां हंसते हुए झील के किनारे पहुंचती हैं। अचानक एक बूढ़ी औरत, जो असल में एक नागिन है, वहां आती है। वह बहुत कमजोर और थकी हुई दिखती है। हे राजकुमारी, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकती हैं? राजकुमारी उसे घमंड से देखती है और फिर अपनी सहेलियों के साथ ठहाका लगाकर हंसती है। तुम जैसी साधारण औरत मुझसे पानी मांग रही हो? क्या तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? मुझ जैसी राजकुमारी के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। जाओ, यहाँ से हटो। राजकुमारी की सहेलियां भी हंसती हैं और बूढ़ी औरत को अपमानित करने लगती है। राजकुमारी, इसे यहाँ से भगाओ, यह आपके आसपास भी नहीं होनी चाहिए। बूढ़ी औरत अपनी असली पहचान प्रकट करती है। वह एक नागिन है। उसकी आंखों में गुस्सा और क्रोध झलकने लगता है। तुम्हारा यह घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा, राजकुमारी रत्नावती। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी सुंदरता, जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम्हारा यह घमंड तुम्हारी विनाश की जड़ बनेगा। नागिन वहां से गायब हो जाती है। राजकुमारी और उसकी सहेलियां इस श्राप को मजाक समझती हैं और ठहाका मारकर हंसती हुई महल की ओर लौट जाती है। राजकुमारी रत्नावती अपने कक्ष में बैठी है, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं रहा। उसकी त्वचा मुरझाने लगी है, झाइयां पड़ने लगी हैं। वह आईने में खुद को देखकर चिंतित हो उठती है। ये क्या हो रहा है? मेरी त्वचा क्यों खराब हो रही है? मेरी सुंदरता क्यों जा रही है? उसकी सहेलियां भी उसकी बदली हुई हालत देखकर हैरान हैं। राजकुमारी, ये तो नागिन के श्राप का असर लगता है। हमें कुछ करना होगा। हाँ, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए, शायद वो हमें माफ कर दे। राजकुमारी का घमंड धीरे धीरे टूटने लगता है। वह दिन रात अपनी खोती हुई सुंदरता पर रोने लगती है। लोग भी अब उससे दूर रहने लगे हैं और उसका जीवन अकेलेपन से भर जाता है। और फिर से उसी झील के किनारे जाती है। वह वहां पहुंचकर नागिन को पुकारने लगती है। नागिन, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब और घमंड नहीं करूंगी। मेरी सुंदरता लौट आओ, कृपया मुझे क्षमा करो। नागिन झील के पानी से प्रकट होती है और राजकुमारी की ओर देखती है। तुम्हारा पछतावा सच्चा है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सुंदरता अब तभी तक टिकेगी जब तक तुम विनम्र और दयालु रहोगी। अगर तुमने फिर से घमंड किया तो यह श्राप हमेशा के लिए वापस आ जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। मैं हमेशा दूसरों की सेवा और भलाई में अपना जीवन समर्पित करूंगी। नागिन गायब हो जाती है। राजकुमारी महल में लौटती है। धीरे धीरे उसकी सुंदरता वापस आने लगती है, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है। वह पहले की तरह अभिमानी नहीं रही। अब वह राज्य के लोगों के प्रति दयालु और सहानुभूति पूर्ण हो गई है। राज्य के लोग राजकुमारी के इस बदलाव से बहुत खुश हैं। अब राजकुमारी एक दयालु और सहृदय शासिका बन गई है। वह अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है और उसके राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल रहता है। हमारी राजकुमारी अब सच्ची और दयालु शासिका बन गई है।
उनका यह रूप हमारे लिए आशीर्वाद है। राजकुमारी ने हमें यह सिखाया कि विनम्रता और दया ही सच्चे जीवन के मूल है। इस प्रकार राजकुमारी ने नागिन के श्राप से मिली सीख को आत्मसात कर लिया और घमंड त्याग कर विनम्रता और सच्चाई का जीवन अपनाया।